ठीक है, इफ इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पूछना। यस। ओके, तब तक के लिए माइक ऑफ कर लो और जब बोलना होगा तो ऑन कर सकते। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं CSS। ओके, पहले तो CSS है क्या? तो देखो, HTML से हम लोग वेब पेज बनाते हैं। HTML से हम लोग वेब पेज बनाते हैं। तो वो वेब पेज क्या होता है कि वो एक स्टैटिक है, वहाँ पे बस एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, है ना, इमेजेस है, पर उसका कोई लुक नहीं होता है। पहले के टाइम में HTML के जरिए भी कुछ लुक डिफाइन किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि एक CSS लैंग्वेज बनाया गया है जिससे HTML का जितना भी पेज है, यानी कि हम लोग का वेब पेज है, उसको हम लोग CSS के जरिए लुक प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसको फुल में बोला जाता है कास्केडिंग स्टाइल से, स्टाइल से, ठीक है। और इसका मेन पर्पज है क्या? टू स्टाइल योर वेबसाइट, टू स्टाइल योर वेबसाइट, ये है CSS। और ये कैसे काम करेगा? पहले क्या होता है कि HTML वेबसाइट पे लोड लेगा, ठीक, HTML का जितना भी वेबसाइट पे एलिमेंट लोड लेगा, और उसके बाद क्या होता है, उसका स्टाइल होता है। ये तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा, मतलब सब कुछ फ्रिक्वेंटली होता है, लेकिन हम लोगों को क्या है कि HTML लोड लेगा और उसके बाद स्टाइल लोड लेगा तुम्हारा, और इसको हम लोग अलग फाइल बना के लिखते हैं, जिस फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसको एक अलग फाइल बना के लिखते हैं जिस फाइल का एक्सटेंशन होता है .css। यही नाम से इसका CSS का एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है, जो उसका फाइल का टाइप होता है। तो .css नाम से एक फाइल बनाते हैं हम लोग, और इसका जो कोड होता है वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, उसको लिखते हैं इसमें, है ना। तो यही है तुम्हारा CSS। और इसमें अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जब तुम इसको देखोगे कि इसको यूज कैसे करना है तो फिर तुम समझ जाओगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ डिटेल है भी नहीं इसमें। तो पहले तो हम लोग कोडिंग पार्ट पे जंप करते हैं, और फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम लोग कोड खोल लेते हैं। तो ये आई थिंक मेरा ओपन फोल्डर, ये HTML था, इसी पे हम लोग काम कर रहे थे। ओके, इसी में एक फोल्डर बना लेते हैं CSS नाम से, और इसी HTML फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं जिसमें हम लोगों का कोड था, ठीक है। ये सारा कोड अवेलेबल है गिटहब। तो CSS में हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल्स लिखते हैं। और इसको कैसे हम लोग स्टाइल कैसे देंगे अपने वेबसाइट को, तो पहले अभी हम लोगों का वेबसाइट पे क्या है वो देख लेते हैं। अभी जो हम लोग पिछले क्लासेस में अभी तक कर चुके हैं वो देखते हैं क्या है। यहाँ तक हम लोग किए हैं पिछले क्लास में। ओके, ये हम लोगों का वेबसाइट है जो हम लोग बनाए हैं। हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल दें, मतलब कुछ कलर चेंज करें, ठीक है। कौन सा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, हम चाहते हैं कि हेडिंग मेरा सेंटर में हो, और बाकी जो पैराग्राफ है उसका कलर कुछ और हो, इस दोनों के बीच में थोड़ा गैप हो, इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो। तो जो भी तरह का हम स्टाइल करना चाहते हैं, जो भी इसको लुक प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग CSS के जरिए करेंगे। और हेलो हेलो, हेलो आई हैव वन क्वेश्चन सर। हाँ सर CS कोडिंग के लिए जो कोडिंग जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, वो हम VS कोड की जगह हम कहीं और भी रन कर सकते हैं उसको, राइट? हाँ, लाइक ब्रैकेट हो गया, या हम्म कोई और, लाइक कोड चीफ हो गया, या हम्म, और भी कुछ जो होते हैं कोडिंग के हाँ, लिए कोई कोई भी प्लेटफॉर्म, तो एडिटर उसको यूज हम कर वहाँ पर सकता है। भी यूज़ कर सकते हैं। जी। लेकिन सर मैं जब अपने लैपटॉप पे VS कोड को यूज़ करती हूँ प्रोग्रामिंग के लिए, तो हम्म, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज मेरे को फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि लाइक जैसे कुछ रन करती तो वो रन नहीं होता, और हम्म टर्मिनल पर कुछ अलग ही शो होता है, एरर हम्म शो होते हैं। हम्म।
तो एरर फिक्स हो जाएगा अब। प्लीज आप थोड़ा सा सॉल्यूशन बताइए। हाँ, एक बार एरर अब दिखा सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। सर मतलब नॉट नाउ, राइट नाउ आई एम जॉइनिंग इन माय एंड्रॉइड फोन। हाँ। आई हैव अ नो लैपटॉप, आई एम राइट नाउ आई एम इन बेंगलोर। मैं हम्म, अभी अपने घर पर नहीं हूँ, तो मैं अपने एंड्रॉइड से ही आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। ओके। ठीक है, तो कभी टाइम मिले तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, या फिर 1 to 1 हम लोग शेयर करके उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। ओके। श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली आई। ठीक है, तो तब तक करते हैं इसको। तो देखो, सी एस एस के लिए हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। हम लोग जो एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट जितना भी पढ़ेंगे, उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाउनलोड नहीं करना है। सब कुछ अवेलेबल है। ओके, ब्राउजर हमारा सपोर्ट। अविनाश, तुम्हारा कैमरा ऑन है। ओके, तो वही करना है हम लोगों को। जस्ट अब क्या करना है, इसमें सी एस एस लोड कर। देखो, पहले के टाइम में क्या आता था, तुम लोगों को बताए हैं 2-3 चीज, जैसे कि बीजी कलर चेंज करना या कुछ एट्रीब्यूट्स था जो हम लोग HTML में डायरेक्ट लिख देते थे। जैसे कि इसमें क्या था, बीजी कलर। ये बताएं हम तुम लोगों को कि अगर इसको हम रेड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम इस चीज को देखो, तो हम लोग का वेबसाइट ये होता है। तो ये सब पहले के टाइम में मौजूद था, लेकिन इस चीज को यूज करने से हम तुम लोगों को रेस्ट्रिक्ट किए कि नहीं, इसको यूज नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि HTML5 जब से आया है, इस चीज को हटा दिया गया है। मतलब काम देखो तुम्हारा अभी भी कर रहा है, पर बोला जाता है कि जितना भी हम लोग स्टाइल करेंगे उसको अलग से CSS फाइल में बना के लिखेंगे। तो देखो, कितने तरह से हम लोग स्टाइल्स लिख सकते हैं। तो देखो, स्टाइल या जो हम लोगों का स्टाइल शीट बनाने का है, मतलब CSS लिखने का 3 तरीका है। पहले तीनों तरीका के बारे में, ठीक है। 3 तरीका है। एक तो HTML का जो एलिमेंट है उसके अंदर हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट उस चीज का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो ये मेरा H1 है। ओके, इस H1 में हम लोग क्या करेंगे, इस H1 को जैसे दिखाते हैं तुमको, H1 यहाँ पे है ना, सॉरी, यहाँ पे ये H1 है, और H1 के अंदर तुमको एक एट्रीब्यूट मिलेगा स्टाइल नाम का, ठीक है। और इस स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोगों को लिखना होगा, जैसे कि बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज इक्वल्स टू नहीं, हम लोग कॉलन लिखते हैं CSS में, बताएंगे अभी। अभी पहले देख लो तुम लोग, ठीक है। रेड, इसको करने के बाद बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड, इसको करने के बाद यहाँ H1 हमारा नाम है हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे H1 क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा H1 टैग है। अब देखो, ये जो हम HTML एलिमेंट के अंदर जाके लिख दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इनलाइन, इनलाइन स्टाइल करना। ओके, तो इनलाइन स्टाइल है ये, इनलाइन स्टाइल। ओके, एक तो तुम ऐसे लिख सकते हो। ये सारा कोड क्या है, बैकग्राउंड, रेड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखो, ठीक है। एक क्या होगा कि हम लोगों को स्टाइल टैग भी मिला हुआ है, और इस स्टाइल टैग के अंदर, इस स्टाइल टैग के अंदर जितना भी हम लोगों का है उसको लिखना है। ओके, जैसे कि हमको इसी चीज को लिखना होता H1, और यहां पे लिख देते थे बैकग्राउंड, सेम चीज, कॉलन रेड। ओके, और H1 को क्लोज कर देंगे। ये हुआ तुम्हारा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस ये जो स्टाइल टैग में हम लोग जाके लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टाइल, इंटरनल स्टाइल, ठीक है। सबको याद नहीं करना है, ठीक है, उतना मत सोचो, उतना जरूरी नहीं है। और जो हम लोग यूज करेंगे, जो काफ़ी पॉपुलर है, जो रेकमेंडेड तरीका है हम लोगों का, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइल। जो हम लोग क्या करते हैं, अलग से CSS नाम का फाइल बनाते हैं और अलग जगह उसको स्टोर करते हैं। ओके, और तीनों तरीके को हम लोग देखते हैं अभी। पहले तो तुमको सबसे बेसिक बताते हैं, इनलाइन। ओके, तो इनलाइन सबसे बेसिक वाला बताते हैं कि देखो इनलाइन कैसे करना। तो एक स्टाइल एट्रीब्यूट है हम लोगों के पास, स्टाइल, और इसी को इक्वल टू देके इसके अंदर जो भी अब हमको प्रॉपर्टी लिखना है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको रेड कर दिए। ओके,
और जब सेव करेंगे और जाके वेबसाइट में देखेंगे, ये देखो तुम्हारा वेबसाइट रेड हो चुका है। इसको साइड बाय साइड हम लिख देते हैं। इस चीज़ को यहाँ से निकाल के साइड बाय साइड डॉक कर लेते हैं। VS कोड कहाँ गया? ये फुल स्क्रीन है, रुको एक सेकंड। फुल स्क्रीन, फिर से फुल स्क्रीन हो गया। ठीक, इस चीज़ को डॉक कर लेते हैं ताकि हम जब भी यहाँ पे सेव करें चेंजेस तुम लोगों को दिख जाए। तो ये देखो, और इसको ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो इनलाइन की है, यहाँ पे काम तो मेरा बन गया। यहाँ रेड के बदले हम कोई और कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स यहाँ पे जाके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे किए और सेव जैसे ही करेंगे मेरा चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट वेबसाइट पे। ओके, और ये क्या है फिर? इसी को बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। ओके, तो हम क्या किए, जो भी एलिमेंट है, अब जैसे मान लो मेरा ये कलर दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये जो लिंक है, ये लिंक है, इसका कलर चेंज हो जाए। ये लिंक है, इसका कलर चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस लिंक में जाते हैं और एक स्टाइल एट्रीब्यूट बनाते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट बनाते हैं और इसके अंदर, इस डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं जो मेरा कोड होगा। फिर से वही बैकग्राउंड कलर, अभी सिंपल सा इसको याद कर लो, बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं। ओके, सेव किए और ये काम नहीं किया। इसको क्यों नहीं काम किया, एक मिनट। बैकग्राउंड कलर रेड, काम तो करना चाहिए इसको। इस चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस स्टाइल को बाद में देखते हैं। HRF के बाद स्पेलिंग भी मिस्टेक कुछ नहीं किए हम, इसको HRF के बाद देखते हैं। ओके, किसी कारण से ये काम नहीं कर रहा है, बाद में इसको देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाल के तुम इसमें ट्राई कर सकते हो। पता नहीं वो काम क्यों नहीं कर रहा। ऐसे यहाँ पे डाल के देखते हैं वही चीज। ये टोटल रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन देखो, मान लो हमको क्या करना होगा, किसी एक पर्टिकुलर पे स्टाइल लगाना है। जैसे इसका देखो डिमेरिट क्या है, उसको बाद में पढ़ेंगे, इसका डिमेरिट को बाद में देखेंगे। पहले देखो, अब दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है। दूसरा तरीका है कि तुम हेड में जाके एक स्टाइल टैग क्रिएट। ओके, दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है कि हेड में जाओ और एक स्टाइल टैग क्रिएट करो। स्टाइल, इसको हेड में लिखना है, ये कंपलसरी है, हेड के बाहर नहीं लिखना है। और यहाँ पे अब जैसे मान लो हमको ए पे लगाना है। ओके, ए पे लगाना है, मतलब जितना भी एंकर टैग है उस पे लगाना है। और इस एंकर टैग को क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से कर देते हैं हम, इसको ब्लू कर देते हैं। देखो, ओके, ए हो गया। सारा एक क्यों नहीं हुआ है, सब बाद में देखेंगे इसको कैसे काम नहीं किया। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंकर टैग ब्लू हो चुका है। ओके, तुम्हारा एंकर ब्लू हो गया और इस स्टाइल को हटा देते हैं। ये तरीका है, तुम यहां जाके लिख सकते हो। जैसे कि अब मान लो हम चाहते हैं कि मेरा नैब है, नैब में नहीं, कोई और एलिमेंट है मेरे पास, H2 है ना, तो हम चाहते हैं कि H2 का कलर चेंज हो जाए। H2 का कलर चेंज करते हैं, फिर से हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं H2 का, और इसको क्या कर दें, एक्वा करते हैं। ओके, तो H2 का मेरा कलर चेंज हो गया। तो तुम यहाँ पे भी स्टाइल बना के यहाँ प्रॉपर्टी तुम चेंज कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटरनल हो गया। और दूसरा क्या तरीका है जो रेकमेंडेड तरीका है, जिसको हम लोग यूज करेंगे मोस्टली, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा स्टाइल सीट .css फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, स्टाइल .css कहीं भी तुम कर सकते हो। हम एक CSS फोल्डर बना लिए और इसी में जाके हम अपना सारा कोड लिख देंगे।
इसी में जाके सारा कोड लिखेंगे। इस बार हम H1 को मॉडिफाई करते हैं और H1 का हम कलर देना चाहें तो कलर देते हैं। ओके, कलर से क्या होगा, तुम्हारा टेक्स्ट कलर चेंज होगा। और H1 का कलर को भी हम रेड कर देते हैं, लेकिन देखो ये लोड नहीं ले रहा। ओके, ये ऐसे नहीं काम करेगा। अब तुमको बताना होगा ये जो स्टाइल है वो अप्लाई कहाँ। ओके, ये जो स्टाइल तुम दिए हो H1 को जो चेंज किए हो वो अप्लाई कहाँ होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको कि कहाँ अप्लाई होगा, तो जिस भी फाइल में अप्लाई करना है वहां लेके जाके हमको इसको इंपोर्ट करना होगा। एक तरह जैसे लैंग्वेज में हम कोई फीचर इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ इस स्टाइल वाले फाइल को इंपोर्ट करना होगा। ओके, उसके लिए एक कमांड है, हम लोग लिंक हेड में ही लिखेंगे इस चीज को। लिंक अगर तुम लिखते हो और यहाँ पे CSS वाला ये जो एमिट एब्रिविएशन है इसको यूज कर सकते हो, इसको टैप करो तो तुमको ये कमांड है। इसको हम फिर से इधर डॉक करते हैं। ये कमांड है, देखो, लिंक रेल स्टाइल सीट। ओके, ये स्टाइल सीट और href में तुमको लिंक देना है तुम्हारा जो स्टाइल है। ओके, कहाँ सेव है, और फाइल का मतलब तुमको लोकेशन बता देना है कि तुम्हारा स्टाइल सीट का फाइल कहाँ है। ओके, तो हम फाइल का लोकेशन देते हैं, मेरा CSS फोल्डर के अंदर style.css है, और सेव करो। देखो जैसे ही सेव किए मेरा ये वर्क करने लगा। ओके, मेरा ये वर्क करने लगा। अब इन तीनों तरीका में से हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ओके, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो एक्स्ट्रा वाला उसका बेनिफिट क्या है। ओके, पहली बात तो देखो ये जो है ये स्टाइल और वो स्टाइल, ओके, ये स्टाइल जो लिखे हैं और एक्सटर्नल जो है दोनों लगभग सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे जो भी कोड हम लिखे हैं, यहाँ पे जो भी कोड लिखे हैं इसको कॉपी करके तुम वहाँ डाल दो इस स्टाइल वाले में और ये तुम्हारा वर्क कर जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आखिर ये दो तरीका क्यों है। ओके, तुम्हारे पास दोनों तरीका है, तुम दोनों यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन क्या है कि हम लोग इसलिए इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि देखो ये रेकमेंडेड नहीं है। पहली बात तो तुम HTML के में ही सब कुछ भरते जा रहे हो, तुम अलग अलग फाइल बना के रखो स्टाइल, ठीक है। अभी मान लो यही सिमिलर स्टाइल मेरे पास एक और कोई पेज होता, सिमिलर स्टाइल मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसी चीज को हमको टेबल वाले फाइल में भी डालना होता, सेम प्रॉपर्टी हमको टेबल वाले फाइल में डालना होता, मतलब इस वाले HTML पे भी लगाना होगा। तो सेम स्टाइल हमको लिखना पड़ेगा, स्टाइल टैग बना के सेम प्रॉपर्टी हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, चूंकि इसको अलग CSS में बना चुके हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पे हम अपना CSS फाइल को ही लोड ले लेते हैं। हमको स्टाइल को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम CSS का बस लोकेशन दे देंगे कि मेरा CSS यहाँ रखा हुआ है, जाके आप रीड कर लीजिए। ओके, और तुम्हारा ये जो है table.html इसमें भी काम कर जाएगा। इसमें अगर H1 कहीं होगा तो वो भी काम कर जाएगा। फिलहाल इसमें H1 नहीं है, देखो रेंडर करके देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। इसमें H1 नहीं है, एक H1 बनाते हैं, देखते हैं मेरा स्टाइल काम कर रहा है कि नहीं। कहाँ पे H1 बनाए, बॉडी के ऊपर ही बना लेते हैं। ओके, एक H1 क्रिएट करते हैं और इसमें लिख देते हैं हेलो, ठीक है। और ऑब्वियसली तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारा स्टाइल काम नहीं कर रहा है क्योंकि स्टाइल में H1 लिखे हुए हैं, H1 का कलर रेड दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा H1 कलर चेंज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुमको लग रहा होगा कि वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन आई थिंक मेरे पास एक्सटेंशन इनेबल किया हुआ है, इसको डिसेबल करते हैं। ओके, देखते हैं क्या और इशू है। चलो इसको काम करवा के देखते हैं। यहाँ H1 को स्टाइल किए थे, फाइल का नाम style.css है, H1 में कलर रेड है। ओके, टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे भी H1 का टेक्स्ट कलर रेड है, style.css काम तो कर जाना चाहिए। पता नहीं ये सारा इशू क्यों हो रहा है। स्टाइल बैकग्राउंड, ओह सॉरी नॉट कलर रेड, यहाँ लिखने से तो काम कर रहा है।
थिंक मेरा एडिटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, ओके, जो यहाँ काम नहीं कर रहा। हेड में इंपोर्ट किए हैं उसको और सब कुछ वर्किंग है, H1 ही है। लोकेशन भी सही है, सेकंड देख लेते हैं लोकेशन क्या सही है कि नहीं। लोकेशन यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। लोकेशन देखो, अगर लोकेशन सही देते हो तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। मेरा आई थिंक लोकेशन ही सही नहीं होगा। हाँ सही बात है, लोकेशन सही नहीं है, क्योंकि देखो हम ये जो टेबल लिखे हैं ना, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा। देखो टेबल जो लिखे हैं हम, इस टेबल को एक टेबल वाले फोल्डर में लिखे हुए हैं, ओके। तो तुमको देखो लोकेशन हमेशा ध्यान देना होगा लोकेशन का। तो ये टेबल वाला फोल्डर से हमको बाहर निकलना होगा और इस वाला मतलब इसका टोटल लोकेशन देना होगा। ये है कहाँ, इस टेबल फोल्डर में है और हम इस फाइल में लोकेशन डाल रहे हैं। तो देखो लोकेशन तुमको कैसे देना होगा, इस चीज को समझो थोड़ा सा। हर बार जब चीज लोड नहीं ले तो हमेशा लोकेशन पे फोकस करो, जो कि अभी मेरे साथ हो रहा था। क्या करेंगे, जैसे कि पहले देखो कि तुम्हारा जो फाइल है table.html वो है कहाँ पे। तो मेरा table.html इस टेबल वाले फोल्डर में है, और हाँ ये जो तुम्हारा CSS फोल्डर है ये इसी का साइड बाय साइड है, ओके। जहां पे तुम्हारा ये फोल्डर है इसी का साइड बाय साइड है। तो तुमको पहले टेबल वाला, अगर तुम ऐसे लिखते हो डायरेक्ट style.css लिखते हो, तो इसका मतलब ये है कि जिस फोल्डर में अभी तुम हो उसी फोल्डर में तुम्हारा फाइल होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तुम्हारा फाइल कहाँ है, इस फोल्डर से बाहर है, टेबल वाले फोल्डर में तो है नहीं। तो हम इस फोल्डर से बाहर जाते हैं। तो ये डबल पीरियड सिंबल जो है, डबल डॉट, इसको बोलते हैं पेरेंट फोल्डर। ये पेरेंट फोल्डर के लिए डिनोट होता है। तो हम पहले पेरेंट फोल्डर में चले गए, यानी कि अब टेबल वाले फोल्डर से निकल आए हैं। अब पेरेंट फोल्डर को ओपन किए हैं स्लैश देके, और यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर आ गया CSS। तो मेरे CSS वाले में है, तो CSS को ओपन किए हैं। अब इसी में style.css है। जब इस चीज को लिख के और सेव किए, देखो H1 यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो अब बेनिफिट क्या हुआ, हमको बार बार टैग स्टाइल टैग हर एक वेबसाइट में ले जाके क्रिएट नहीं करना होगा। ये वाला स्टाइल टैग, ओके, ये जो स्टाइल टैग था इसको अब हम कमेंट कर देते हैं। हमको बार बार अब इस चीज को क्रिएट नहीं करना होगा। हमको वो चीज जहां भी यूज करना है हम क्या करेंगे, जस्ट उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, वो वहां काम करने लगेगा। उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, वहां काम करने लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं, फॉर्म वाले में भी, और यहाँ भी वही चीज है। फॉर्म को हम फॉर्म वाले टेबल फोल्डर में लिखे हैं, तो यहाँ से निकलते हैं बाहर, फिर CSS में जाते हैं और फिर स्टाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। और फॉर्म वाले को भी रन करवा के देख लो, देखो इसमें भी जो प्रॉपर्टी लिखे होंगे वो भी तुम्हारा काम कर जाएगा। यहां हम चाहते हैं कि ये जो मेरा है ना लेबल, जितना भी लेबल है, लेबल का हम कलर चेंज करना चाहते हैं। हम स्टाइल में जाते हैं और कहते हैं कि लेबल, इसका कलर चेंज कर दो, लेबल को कर दो ग्रीन। देखो सारा लेवल ग्रीन हो चुका है। ये सारा लेवल नहीं है इसलिए ये ग्रीन नहीं हुआ, लेकिन जितना भी लेवल था ग्रीन हो चुका है, ओके। तो तुम एक फाइल के जरिए बाकी सारा फाइल को मैनिपुलेट कर रहे हो सिर्फ इसी में। तो ये तुम्हारा क्या है, एक स्टाइल फाइल जो बनाए हो, इसी के जरिए तुम बाकी सारे फाइल में स्टाइल चेंज कर रहे हो, ठीक है। ये भी देखो एक तरह से आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ का जो लेवल है, ठीक है, तुम इसको तो चाहते हो कि सारा का सारा चेंज हो जाए, लेकिन हो सकता है तुम्हारे टेबल में भी एक लेवल नाम का एलिमेंट होता है जिसका तुम कलर ग्रीन नहीं करना चाहते हो, लेकिन वहां पे वो कर देगा, क्योंकि सेम फाइल को तुम हर एक जगह इंपोर्ट करके रख चुके हो, ओके। तो तुम हर एक फाइल के लिए एक अलग CSS बना लो, या जैसा तुम्हारा नीड है उस हिसाब से काम करोगे, ओके। तो देखो यही है। अब तुमको बताते हैं CSS आखिर काम कैसे करता, ओके। मतलब पहले तो इसको इंपोर्ट करना है, हमेशा याद रखना, इस CSS को इंपोर्ट करना है, हेड में इंपोर्ट करना है, ये भी याद रखना। ये जो हेड है इसी के अंदर इंपोर्ट करना है, ओके। और अब इसको
ये काम कैसे कर रहा है? तो देखो CSS में ये जो तुमको दिख रहा है, उस चीज पे फोकस करो जरा। CSS में तुमको क्या दिख रहा है? CSS जो हम लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं? मेरे पास तीन चीज है, ऐसे लिखे हैं ना, H1, और यहां पे लिखे हैं कलर, कॉलन, रेड दिए हैं, सेमी कॉलन, और ब्रैकेट को बंद किए हैं, ये लिखे हैं। ये सब आखिर है क्या? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो ये जो है ना, इस चीज को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर। CSS में हम लोगों के पास बहुत तरह के सेलेक्टर मौजूद हैं। ओके, ठीक है, CSS में बहुत तरह के सेलेक्टर मौजूद हैं। तो ये सिंपल सेलेक्टर है। ओके, सिंपल सेलेक्टर में हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? ये कौन सा सेलेक्टर है? तुम्हारा सिंपल सेलेक्टर है। कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे जब आते जाएगा। फिलहाल सिंपल सेलेक्टर तुम्हारा कौन कौन है, इसमें कैसे सेलेक्ट करोगे? तुम्हारा एलिमेंट का नेम या क्लास या आईडी के जरिए जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट को, ठीक है, नेम, क्लास और आईडी के जरिए जो भी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे वो सब सिंपल सेलेक्टर के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट का डायरेक्ट नेम लिख रहे हैं। ओके, कि H1 एलिमेंट है मेरा, ये तुम्हारा सेलेक्टर है। फिर ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है कि कौन सा प्रॉपर्टी तुम चेंज करना चाहते हो, ये तुम्हारा क्या है? प्रॉपर्टी है। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा वैल्यू है। ठीक है, तुम्हारे पास ये तीन चीज है जिसके जरिए हम लोग CSS लिखते हैं। पहला चीज क्या? सेलेक्टर। और हर एक सेलेक्टर के पास, मतलब हर एक एलिमेंट के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारा हेडिंग, मान लो ये हेडिंग है, ये हेडिंग के पास बहुत प्रॉपर्टी होगा। इसका साइज होगा, ये सेंटर है कि नहीं है, ओके, ये बोल्ड है कि नहीं है, ये इटैलिक है कि नहीं है, इसका कलर क्या है, ओके, इसका फ़ॉन्ट क्या है, मतलब किस टाइप का फ़ॉन्ट है, इसका कर्सिव है या फिर तुम्हारा फ़ॉन्ट, तुम समझ रहे हो। ओके, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है एक एलिमेंट। तो इस सेलेक्टर के जरिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं और उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं और उस प्रॉपर्टी में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। तो हम लोग कुछ पॉपुलर प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे जो मोस्टली हर कोई यूज करना चाहता है, जैसे कि तुम्हारा बैकग्राउंड हो गया, सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पे जैसे कुछ नाम लिख देते हैं। बैकग्राउंड कलर, ये दोनों जो है इंटरचेंजेबली यूज होते रहता है, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। ओके, दोनों लिख दो, काम बन जाएगा तुम्हारा सेम। ध्यान रखना कलर में COLOR लिखना। ओके, यू नहीं डालना है। ओके, और तुम्हारा क्या है? कलर, जो तुम्हारा टेक्स्ट कलर चेंज करता है, ये दोनों बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। ओके, ये तुम्हारा टेक्स्ट कलर चेंज करता है। और भी तुम्हारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। ओके, जैसे कि तुम्हारा मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, और ये सारे क्या हैं, सबको देखेंगे। पैडिंग आई थिंक डबल डी होगा, छोड़ो, ठीक है। तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ओके, सबको चेंज करना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एलिमेंट है ना, हम लेवल को चाहते हैं। जैसे कि देखो मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग वो सब कुछ देखेंगे अभी। फिलहाल के लिए कोई अपना बेसिक फाइल में चले जाते हैं जो हमारा मेन था। ओके, इसमें इंपोर्ट किए हुए हैं। तो अब देखो, यहाँ थे, अब हम चाहते हैं कि ये जो है मेरा पैराग्राफ। ओके, अब देखो इनलाइन वाला जो है, इनलाइन का डिमेरिट क्या है? ये जो इनलाइन है, पहली बात याद रखना कि इनलाइन जो होता है ना, इसका प्रायोरिटी हाई होता है। इनलाइन स्टाइलिंग जो करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख के, इसका प्रायोरिटी हाई रहता है। ये क्या करेगा? बाकी सारा स्टाइल्स को ओवरराइट कर देगा। तो जब भी इनलाइन स्टाइल अगर तुम लोग यूज कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। और इनलाइन स्टाइल का कम ही यूज करना, तभी यूज करना जब स्पेसिफिकली कोई एलिमेंट को तुमको अलग स्टाइल देना हो। ठीक है, तो जितना कम यूज करो उतना अच्छा है, तुम्हारा वेब पेज उतना फास्ट लोड लेगा। ओके,
तो इसका जितना कम करो उतना अच्छा है, जितना कम यूज करो। ओके, इसका डिमेरिट क्या हो सकता है कि जैसे मान लो हम चाहते हैं, मेरे पास ये हेडिंग है। ओके, इस हेडिंग में जैसे मान लो मेरे पास कोई सिमिलर टाइप का एलिमेंट है। ओके, ये पी है, पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि पैराग्राफ का, ओके, हर एक पैराग्राफ का कलर, हर एक पैराग्राफ का कलर स्टाइल में जाके कलर रेड हो। अभी हम कलर रेड तो किए, पैराग्राफ का कलर रेड किए, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी ऑन है क्या डार्क रीडर? नहीं, ये ऑफ है। हाँ, हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो देखो पैराग्राफ का कलर रेड हो चुका है। तो देखो अब इसका क्या है कि हम चाहते थे कि मेरा जितना भी पैराग्राफ है सबका कलर रेड। ओके, हम ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि अगर मान लो हम अलग से स्टाइल नहीं बनाते हैं तो हमको क्या करना होगा? हर एक में जाके स्टाइल प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा। अब ये रेड हुआ, यही चीज हमको यहां जाके करना होगा। समझ रहे हो क्या डिमेरिट है इसका? ये रेड हुआ, अब इसी चीज को हम यहां भी करना चाहें तो ऐसे तुमको बार बार चेंज करना पड़ेगा, मतलब हर एक जगह लिखना पड़ेगा उस चीज को अप्लाई करने के लिए, है ना। और इसी चीज को दूर करने के लिए तुम्हारे पास ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था इंटरनल। इंटरनल में भी यूज कर सकते हो। ओके, इंटरनल में भी तुम लिख सकते हो कि हम चाहते हैं कि इस चीज को जो कमेंट किए हैं अनकमेंट कर देते हैं और इंटरनल में करते हैं। इंटरनल तुम्हारा एकदम एक्स्ट्रा फाइल की तरह काम करेगा। जो हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल लिखे हैं, बस क्या होता है इसको हम HTML फाइल के अंदर ही लिख देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि मेरा पैराग्राफ का कलर इस बार कर देते हैं ब्लैक। ओके, रिफ्रेश बार तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लैंग और इनकोडिंग ये सब नहीं है ना। लैंग क्या था? इंग्लिश यूएस से ही लिखते हैं। देखने दो हमको लैंग वाला क्या लिखते हैं। EN, ओनली EN। हर बार वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोलता है। तो देखो तुम ऐसे भी अप्लाई कर सकते थे। ओके, अब तुमको लग रहा होगा कि ये ब्लैक क्यों नहीं हुआ, तो तुमको क्या बताएं कि वे ब्लैक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम यहां पे डाल चुके हो प्रॉपर्टी। और तुमको क्या बताएं कि ये जो स्टाइल है ये सबको ओवरराइट कर देगा, ये सारा को ओवरराइट कर देगा। ओके, अगर अब यही चीज हमको हम हटा देते हैं तो जो मेरा स्टाइल था वो सब पे अप्लाई होगा। ओके, देखो ये ओवरराइट कर रहा था ब्लैक को क्योंकि वो ब्लैक हो चुका था। अगर तुमको यकीन नहीं होता है तो तुम यहाँ पे पैराग्राफ को जाके देखो, ये हर एक पैराग्राफ का कलर चेंज कर देगा। यहाँ ब्लैक के बदले हम कुछ और कलर यूज करते हैं, जैसे कि देख लो येलो, बहुत खराब लगेगा। ग्रीन, ग्रीन येलो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो, ओ ये तो और बेकार है, सॉरी, ग्रीन। ओके, तो देखो ये ग्रीन हो चुका है। तो देखो दोनों पैराग्राफ ग्रीन हो चुका है, ये दोनों का दोनों ग्रीन हो चुका है। लेकिन ये भी हुआ है, पर वो क्या कर रहा है, ये जो तुम्हारा इनलाइन स्टाइल है ये उसको ओवरराइट कर दिया। ओके, एक तरीका है, आई थिंक वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा देखते हैं। अगर तुम चाहते हो कि नहीं इसके बावजूद भी मेरा स्टाइल हमेशा हर वो स्टाइल को ओवरराइट करे तो इंपॉर्टेंट लगा दो। अब ये क्या करेगा, हर एक स्टाइल्स को ओवरराइट कर देगा। हालांकि ये सब अभी नहीं बताना चाहिए, पर तुम जान लो इस चीज को कि ऐसा मौजूद है कि अगर तुम चाहते हो कि इनलाइन अगर कोई दिया हुआ है और उसे भी ओवरराइट कर दे मेरा प्रॉपर्टी, तो तुम एक्सक्लामेशन इंपॉर्टेंट लगा सकते हो अपने प्रॉपर्टी के बाद। ये क्या करेगा, उस चीज को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, अभी तक हम लोग CSS में कुछ खास नहीं सीखे हैं। सिंपल सा CSS फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कहाँ लिखते हैं और सिर्फ कलर चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा
सीख लिया और बहुत ज़्यादा बता दिया, नहीं, जरा गौर से देखो तो हम लोग कुछ नहीं अभी डिस्कस किए। अब इस चीज को देखो, हम क्या बोले, यही चीज सेम टू सेम जो हम लोग यहाँ पे स्टाइल में लिखते हैं, सेम चीज हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। ये दोनों सेम है, बस क्या होता है कि तुम यहाँ एक HTML फाइल में ही लिख रहे हो बार, हाँ ओके, और इसके लिए तुम एक अलग फाइल बना दी। अलग फाइल बनाने से क्या फायदा होगा तुमको, फिर से जान लो कि तुम इस फाइल को किसी और फाइल में भी इंपोर्ट कर सकते हो, वो वहां भी काम कर जाएगा। ओके, ये है तुम्हारा। और फिर से हम स्टाइल को कमेंट करते हैं, ये तुम जान लो कि ऐसा चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है। अभी से ये कमेंट, ओके, और कमेंट जैसे ही किए मेरा वो वहां काम कर, वहां पे ले लिया, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीज अप्लाई हो जाए। ओके, देखो हो गया ना। अब देखो तुम्हारे पास और कौन कौन सा प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखो, हम बॉडी का कुछ कलर देते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर जो है मेरा, क्या बताएं कि तुम्हारा जो HTML का एलिमेंट है उसका नाम से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास बॉडी एलिमेंट है, जितना भी टैग है, जितना भी टैग है उसका नाम लो। जैसे कि ये तुम्हारा बॉडी टैग है, हेडर टैग है, नैव टैग है, ए टैग है, ओके, और भी मेन टैग, डिव टैग। तो हर एक टैग का नाम लिख के तुम उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले मेरा बॉडी का कुछ कलर होगा, बैकग्राउंड कलर, तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर देते हैं, ओके, और बैकग्राउंड कलर डार्क कर देते हैं। एक काफ़ी अच्छा कलर वैल्यू है जो हमको पसंद है, इस चीज़ को लिख देते हैं। अब देखो, तुमको लग रहा होगा कि यहाँ चेंज क्यों नहीं हुआ। ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं वो लिख चुके होंगे, इसलिए वो ओवरराइट नहीं कर पा रहा है। तो हम इंपॉर्टेंट लगा दिए, ओवरराइट कर दिया उस चीज़ को। हम चाहते कि जितना भी कलर हो, मतलब टेक्स्ट हो, उसका कलर वाइट हो जाए, तो कलर इज इक्वल टू वाइट कर दिए। ये भी ओवरराइट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, इसको भी तत्काल के लिए इंपॉर्टेंट कर देते हैं। और ये तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सारा भी काम कर रहा है। हर एक का के लिए हम लोग कलर एट्रीब्यूट डाले हुए हैं ना, इसीलिए वो इस चीज़ को नहीं ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो तुमको इस चीज़ को देखना होगा कि तुम्हारा पार्टिकुलरली अगर कोई एलिमेंट पे लगाते हो, ओके, पार्टिकुलरली कोई एलिमेंट पे लगाते हो तो वो तुम्हारा ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, है ना। तो यहाँ इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए कलर इज इक्वल टू वाइट रहने देते हैं। इफ इन केस अगर किसी पे स्टाइल हम नहीं लगाते हैं, किसी पे स्टाइल नहीं लगाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वाइट रहेगा। जैसे कि एक कोई चैट में लिखा है कि कलर का जो कोड है, सभी कलर का कोड एक बार ग्रुप में सेंड कर दीजिए सर। हाँ, सारा कोड, कलर का कोड जो कुछ पॉपुलर है उसको सेंड कर देंगे। हम तुमको सेंड करने से अच्छा है ना कि हम तुमको बता देंगे कि ये काम कैसे करता है, ताकि तुम गेस करके एक अच्छा कलर कोड जनरेट कर सकते हो खुद से भी। ओके, तो वो बता देंगे। तो एक दिन कलर थ्योरी भी देख लेंगे हम लोग, देखेंगे कौन कौन सा कलर है और UI वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं। फिलहाल अगर तुम CSS सीखते हो तो इसके लिए तुमको प्रैक्टिस के लिए हम एक दो जगह बताएंगे जहाँ पे जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बताते हैं, लास्ट में बताते हैं। फिलहाल के लिए अभी देखो। ओके, तो क्या बताएं कि जो तुम्हारा, अगर जैसे कि यहाँ पे कलर वाइट लिखने का क्या मेरा बेनिफिट होगा कि इफ इन केस किसी पे हम स्टाइल नहीं डालना चाहते हैं तो ये एज ए डिफॉल्ट कलर उसको ट्रीट करेगा। तो इस सब पे स्टाइल लगाए हुए हैं तो इसका तो अपना कलर है जो इसका स्टाइल का है, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट जैसे देखो H2 है ये, आई थिंक ये H3 होगा, H3 पे नहीं लगाए हैं, इसीलिए ये क्या है, वाइट है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये तुम्हारे पास कलर प्रॉपर्टी है। अब देखो एक पैडिंग और मार्जिन के बारे में जानो। ओके, पैडिंग और मार्जिन के बारे में जानो आखिर ये होता क्या। तो जैसे कि हम वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट खोलो और इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक जैसे ही करते हो कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो। ठीक? इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, कोई भी एलिमेंट तुम्हारा सेलेक्टेड हो, कोई भी एलिमेंट, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ये सेलेक्टेड है हेडिंग, ये स्पैन हेडिंग,
तो ये वाला हेडिंग है। ओके, नहीं तो हम पूरा H1 ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इधर करते हैं। तो देखो ये जो H1 है, ओके, ये जो H1 है, इस H1 के पास ये उसका पैडिंग और मार्जिन है। हर एक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है ना, उसके पास एक लेआउट है, जो ये बॉक्स लेआउट है फिलहाल। ओके, ये बॉक्स लेआउट क्या कहता है कि ये देखो, ये उसका विड्थ है और हाइट है जितना वो ले रहा है, ये पैडिंग है। तो जस्ट विड्थ हाइट के बाद उसका जो जगह लेता है वो उसका पैडिंग कहलाता है। फिर उसका बॉर्डर जैसे ही हम इस पे एक बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और बॉर्डर के बाद बाकी सारा एलिमेंट के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करेगा वो उसका मार्जिन हो जाएगा। ओके, जैसे कि देखो इस मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो देखो तुमको दिख रहा होगा टॉप और बॉटम वाला, देखो दिख रहा है ना कि मार्जिन है। ओके, टॉप में कितना गैप छोड़े हुए हैं और बॉटम में कितना गैप छोड़े हुए। पैडिंग देखो, पैडिंग क्या है, पैडिंग वो अपने बॉर्डर के अंदर उसका जो हाइट विड्थ है उसके अंदर जो थोड़ा सा वो जगह लिए हुआ है वो पैडिंग है। और इन सब को हम इंक्रीज करके देखते हैं। यहां पे देखो, अब तुम देख रहे होगे कि हम तो H1 में बहुत कम प्रॉपर्टी यूज किए थे। H1 में हम कुछ नहीं डाले थे, सिर्फ कलर चेंज किए हैं H1 का। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारा पहले से आ रहा है CSS। तो तुम ये मत सोचना कि ये सब कहाँ से आ गया। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर भी कुछ CSS अप्लाई करता है। ओके, ब्राउजर का भी एक डिफॉल्ट CSS होता है जो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करता है। ओके, तो ये ब्राउजर डिफॉल्ट CSS है तुम्हारे पास। तुम चेक करने के लिए यहां भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां जाके ऐड कर देते हैं। ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, टैप नहीं हो रहा है। हाँ, H1 में जाके, सॉरी, यहाँ पे जाके हम ऐड कर देते हैं प्रॉपर्टी। जैसे क्या बताया तुमको, हमको मार्जिन इंक्रीज करना है। ओके, तो हम मार्जिन इंक्रीज कर देते हैं। मार्जिन लिखने से हम चारों साइड का मार्जिन इंक्रीज करेंगे और हम मार्जिन देते हैं 50 पिक्सल। ओके, 50 जैसे ही हम मार्जिन इंक्रीज किए, यहां पे देखो 50 पिक्सल का तुमको चारों साइड जगह ले लिया। ओके, 50 पिक्सल का लिया है। इस बार एक और चीज इंक्रीज करते हैं, पैडिंग। पैडिंग इसको करते हैं 20 ओ सॉरी, तो 20 पिक्सल का देखो पैडिंग इंक्रीज हुआ। पैडिंग क्या हुआ, तो जब हम बॉर्डर देंगे ना तब तुमको पैडिंग समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, इसका बॉर्डर दे देते हैं। ये जो एलिमेंट है इसका आउटलाइन एक क्रिएट करते हैं, बॉर्डर। ओके, बॉर्डर कहते हैं मेरा 2 पिक्सल का बॉर्डर होगा। ओके, और ये सॉलिड होगा। ये सब बाद में देखेंगे कि ये सब क्या है। और चलो बाय डिफॉल्ट रेड कलर का ले रहा है तो रेड ही रहने देता हूं। ओके, तो ये बॉर्डर क्रिएट हुआ। देखो, तो ये जो बॉर्डर होता है ना ये एलिमेंट का, अगर हम पैडिंग को ऑफ करते हैं तो देखो बॉर्डर जस्ट एलिमेंट से सटा हुआ है। जो इसका विड्थ है वो पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। H1 क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये सब कौन सा एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ब्लॉक इतना तुम समझ लो कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना वो तुम्हारा वेब पेज का पूरा विड्थ ले लेगा। जैसे देखो यहाँ ये तुम्हारा इतना सा है, मेन हेडिंग इतना सा है, बस कितना छोटा लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा विड्थ ले चुका है। देखो पूरा पूरा ब्लू हो चुका है ना, तो ये पूरा विड्थ ले लेगा। ओके, तो ब्लॉक एलिमेंट जितना भी है तुम्हारा वेब पेज का पूरा विड्थ ले लेता है, हाइट नहीं लेता है, ये विड्थ है। तो जैसे ही हम पैडिंग इसमें डालते हैं, पैडिंग देखो तुम्हारा बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में सेपरेशन आ जाता है। तो ये एलिमेंट और बॉर्डर के बीच का गैप को पैडिंग हम लोग बोलते हैं। और मार्जिन तुम्हारा क्या हो गया, बॉर्डर के बाद और बाकी सारा एलिमेंट से। जैसे देखो क्लिक मी, ये जो क्लिक मी एलिमेंट है, ये क्लिक मी, सॉरी उस पर क्लिक कर दिए हम, तो ये क्लिक मी और इस मेन हेडिंग का बॉर्डर जो है उस दोनों के बीच का गैप मेरा मार्जिन हुआ। ओके, और बाय डिफॉल्ट ये अगर नहीं भी है तो ब्राउजर का कुछ डिफॉल्ट मार्जिन है। ओके, कुछ डिफॉल्ट मार्जिन है, यहां देखो तुमको लिखा हुआ है
ये EM रैम ये सब यूनिट क्या है सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो तुम पैडिंग और मार्जिन को हमेशा दिमाग में रखो कि वो क्या है कि अगर कोई एलिमेंट का, तो एलिमेंट पे तुम बॉर्डर लगाते हो जो उसका आउटलाइन है। ओके, जो देखो आउटलाइन एकदम उतना ही ले रहा है जितना इसका हाइट विड्थ है, इसका टेक्स्ट साइज जो है। ओके, तो इसके बॉर्डर के अलावा जो बाकी एलिमेंट से इसका गैप है वो इसका मार्जिन हो जाएगा, और बॉर्डर और इसके बीच में जो गैप होगा वो इसका पैडिंग हो जाएगा। पैडिंग अंदर वाला है और मार्जिन बाहर वाला है। काफी ज्यादा इस पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। सिंपल सा चीज है, इस चीज को तुम जानते होगे, क्योंकि PDF वगैरह भी एडिट करते हो तो हम लोग या ऐसा भी देखते होगे कि हम लोग जब नोटबुक में लिखते थे तो बोलते थे ना मार्जिन छोड़ के लिखने के लिए, तो वही चीज। ओके, ये तुम 4 प्रॉपर्टी हो गया हम लोग डिस्कस किए। बॉर्डर के पास ये 3 प्रॉपर्टी है। ये क्या है पता है, ये बॉर्डर विड्थ है, तो यहाँ पे तुम बढ़ा सकते हो इसको। बॉर्डर विड्थ है, सॉलिड किस टाइप का बॉर्डर हम देना चाहते हैं, तो सॉलिड एकदम लाइन होना चाहिए इसका, और भी डैश्ड फॉर्मेट में आता है, बहुत तरह का आता है। और कलर, ओके, तो ये बॉर्डर टाइप हो गया, ये तुम्हारा बॉर्डर का विड्थ हो गया, ये उसका कलर हो गया, किस कलर का बॉर्डर होगा बाद में देखेंगे इसके बारे में, बॉर्डर के बारे में और भी जानकारी। तो इतना प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ चेंज करके देखें। अब देखो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी चेंज किए हैं, जैसे ही इसको रिफ्रेश मारते हैं देखो क्या होगा। ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए है, तुम इस पे डिपेंड मत होना। तुम चाहते हो कि अगर यहाँ चेंज किए हैं और इस चीज पे इस चीज को तुमको अच्छा लग गया मान लो, तो तुम क्या करो, इसको रिकॉर्ड कर लो, मतलब कॉपी कर लो। और कॉपी करने के लिए तुम यहाँ भी राइट क्लिक करते हो ना, तो देखो यहाँ कुछ ऑप्शन आता है कॉपी सेलेक्टर, मतलब ये जो सेलेक्टर है कॉपी करना, कॉपी ऑल डिक्लेरेशन, कॉपी ऑल CSS चेंजेस, कॉपी रूल्स। ओके, हम कॉपी सेलेक्टर करते हैं, आई थिंक ये टोटल ले लेगा। एक बार हम पेस्ट करके देख लेते हैं काम करता है कि, क्योंकि अभी तुमको दिखाएंगे। ओके, रुको, Ctrl+V, अच्छा सेलेक्टर में सिर्फ सेलेक्टर को कॉपी किया, तो आई थिंक कॉपी ऑल डिक्लेरेशन कर लेना चाहिए हम लोगों को, कॉपी ऑल डिक्लेरेशन। ओके, और ये आई थिंक अगर डिक्लेरेशन करता है तो हम सेलेक्टर के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया, फिर से हमको कॉपी करना पड़ेगा। Ctrl+C दबा दिया हम वहां जाके, कॉपी ऑल डिक्लेरेशन, इसी के अंदर जाके पेस्ट करके देखते हैं, Ctrl+V। ओके, कलर रेड तो ऑलरेडी है मेरे पास, सेव अभी नहीं करते हैं। ओके, सेव नहीं करते हैं, देखो तुमको दिखाते हैं। कॉपी कर लिया ना, जैसे ही इसको हम रिफ्रेश मारेंगे वो गायब हो जाएगा। इसलिए बोले कि इस पे डिपेंड नहीं होना है हम लोग, ये स्टैटिक है, तुम बस चेक कर सकते हो, ये सेव नहीं रहता है। ओके, यहाँ जितना भी हम चेंजेस करेंगे, ये विजुअलाइज करने के लिए, चेक करने के लिए बहुत अच्छा है ये तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन। ओके, हर एक एलिमेंट के पास जाके हम उसका पैडिंग विड्थ कितना गैप ले रहा है, कैसा अलाइनमेंट है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, जैसे देखो हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है इसमें चेंजेस लाने के लिए। ओके, और भी चेंज कर सकते हैं, मार्जिन फिर यहाँ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है तुम्हारा तब तक के लिए ही है जब तक ये वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होता है। जैसे तुम रिफ्रेश करोगे ये गायब हो जाएगा। तो तुमको इस चीज को परमानेंट करना है तो तुम अपने कोड में डालो और उस चीज को सेव कर लो, और जैसे ही सेव करोगे देखो तुम्हारा अब ये आ चुका है यहाँ पे। ओके, तुम्हारा ये देखो वेबसाइट पे आ चुका है, ये परमानेंट हो गया। अब तुम रिफ्रेश मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा CSS है, काफी बेकार सा लुक अभी हो रखा है। ओके, पर अच्छा होगा, तुमको बस जानना है अब प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, तो अब तुम देखो इसमें क्या क्या कर सकते हो। CSS में देखो ज़्यादा सीखने के लिए कुछ है नहीं। CSS में अगर तुम ज़्यादा दिमाग लगाते हो इसमें कुछ नहीं है, बस तुमको फोकस किस चीज़ पे करना होगा, लेआउट पे। जब हम लोग लेआउट पढ़ेंगे कौन कौन तरह का लेआउट है, ओके, उसमें ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा पढ़ने लायक चीज़ है। बाकी तो तुम प्रॉपर्टी याद रखो, बाकी हो गया।
अभी जैसे मान लो तुम्हारे पास हाइट है, विड्थ है, ओके, हाइट विड्थ तुम सेट कर सकते हो। तुम जो भी प्रॉपर्टी अगर कोई चीज के बारे में गेस करोगे, यहाँ पे तुमको हिंट कर देता है, हिंट कर देता है। जैसे हम मान लेते हैं हाइट, हाइट इसका क्या चेंज करें, जैसे देखो इसका फॉन्ट साइज, हालांकि H1 ऑलरेडी है, ठीक है, पर यहाँ पे भी तुम कर सकते हो H1 लार्ज, लार्जर करते हैं, ऑलरेडी H1 है, इससे लार्जर पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ऑलरेडी ये H1 है ही, ठीक है, सॉरी, इसमें से कोई इसका फॉन्ट साइज चेंज करके देखते हैं पैराग्राफ का, ओके। H1 का क्या चेंज करते हैं, जैसे फॉन्ट साइज तुम ऐसा नहीं है कि लार्ज लार्जर लिख सकते हो, फॉन्ट साइज, यहाँ पे साइज भी दे सकते हो, जैसे कि डिफॉल्ट आई थिंक 80 पिक्सल होगा, 18 पिक्सल नहीं, 18 नहीं था, जैसे ही हम इसको रिलोड किए देखो डिफॉल्ट थोड़ा कम था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो फॉन्ट साइज, तो अब जितना भी पैराग्राफ होगा 18 पिक्सल, जितना भी पैराग्राफ होगा उसका साइज 18 पिक्सल होगा। इस बात का ध्यान रखना कि हम पैराग्राफ पे अप्लाई किए हैं, सारा पैराग्राफ चेंज, सारा पैराग्राफ का साइज तुमको दिखा भी होगा, जैसे ही यहाँ पे हम लोग बढ़ाए थे वो बढ़ गया, हम और भी बढ़ा सकते हैं, इस चीज को और भी बढ़ा सकते हैं, 25 पिक्सल भी कर सकते हैं, देखो वो बढ़ गया और बढ़ गया, ओके, सॉरी, ओके, सेव, ठीक है। तो 18 पिक्सल, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कुछ यूनिट है, इस चीज के बारे में भी जान लो, कुछ यूनिट है, जैसे कि ये तुम्हारा पिक्सल हुआ, ओके, एक और यूनिट है तुम्हारे पास EM। याद रखना कि जब 18 पिक्सल लिखते हैं ना तो 18 स्पेस पिक्सल मत लिखना, देखो नहीं काम किया, तो तुम्हारा नंबर और उसका यूनिट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ओके, नंबर और यूनिट के बीच में जरा सा भी गैप नहीं देना, गैप दोगे काम नहीं करेगा। तो 18 पिक्सल ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा 18 पिक्सल काम कैसे करेगा, जो तुम्हारा ये विड्थ, ये कितना 90 20 1080 है, ओके, हम लोग उसी में काम करते हैं, तो उसमें से 18 पिक्सल लेगा। ये तुम्हारा ऑब्वियसली स्क्रीन रिजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा, जो तुम्हारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन है उसी पे डिपेंड करता है पिक्सल, ओके। और यहाँ पे एक और तुम्हारे पास यूनिट है EM, 18 EM, देखो अब क्या देख रहे हो, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, बाय डिफॉल्ट आई थिंक 1 EM होगा, ओके, 1 EM है, जैसे ही हम करेंगे 2 EM, वो अपने आप को डबल कर लेगा, 3 EM ट्रिपल कर लेगा, ओके, तो 1 EM, ये EM एक तरह से तुम्हारा रेशियो की तरह है, ओके, ये भी एक यूनिट है, इतना समझ लो कि ये रिस्पॉन्सिव, ये ज़्यादा अच्छा है, बाकी इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग बाद में कभी, ओके। एक और है रैम, जो दोनों सिमिलर है, EM और दोनों में कोई अंतर नहीं है, ओके। अगर ये भी तुमको दिख जाए तो तुम समझ लेना, यहाँ भी वही चीज़ होगा, अगर हम जैसे ही इसको ट्वाइस करते हैं तो ट्वाइस एज बिग हो जाएगा, सेम चीज़ है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट 1 तुमको दिखेगा, जैसे इस चीज़ को हम हटा देते हैं तो देखो अभी रिफ्रेश करेंगे तो वही का वही रह जाएगा, ओके। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कितना था, 1 EM या 1 रैम था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉन्ट साइज भी देख लिया तुम, ओके। फॉन्ट साइज फिलहाल के लिए हम 18 पिक्सल करते हैं, आई थिंक 16 करके देखते हैं, क्या डिफॉल्ट तुम्हारा 16 था पहले, हाँ आई थिंक डिफॉल्ट 16 था, क्योंकि इसको हटा के देखते हैं एकदम सेम साइज, तो डिफॉल्ट तुम्हारा 16 था, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को जानो, ऐसे जरूरी नहीं है ये सब जानो, ठीक है। अब देखो तुम कलर जान गए, एक बैकग्राउंड कलर, तुमको पता है बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड दोनों इंटरचेंजेबली तुम यूज कर सकते हो, जैसे कि ये एक्वा तुमको दिख रहा होगा वेब पेज में, ये एक्वा दिख रहा है ना, हेडिंग 2 का बैकग्राउंड कलर, ओके। अभी इस चीज को हम बैकग्राउंड कलर ना लिख के सिर्फ बैकग्राउंड लिखते हैं,
तो भी वही चीज़ है। ओके, तो भी वही चीज़ है, ज़रा सा भी चेंज नहीं आया। और बैकग्राउंड कलर भी कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर ये 2 कमांड किस लिए है? कलर तुम स्पेसिफिकली कलर के लिए यूज कर रहे हो। ओके, कलर, बैकग्राउंड कलर तुम स्पेसिफिकली बैकग्राउंड कलर के लिए यूज कर रहे हो। ऐसे बैकग्राउंड के साथ साथ बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जैसे कि देखो, अगर तुम बैकग्राउंड, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, रिपीट, ये साइज। ओके, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड सबको मिला के एक अकेला बना दिया है। ओके, जैसे बैकग्राउंड इमेज अगर तुम यूज करते हो, तो यहाँ पे तुमको इमेज का यूआरएल डालना होगा, यूआरएल डालना होगा। ओके, इमेज का अगर तुम यूआरएल डालते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड कलर काम कर जाएगा। ठीक है, और मेरे पास क्या कोई इमेज है? आई थिंक इस फोल्डर में हम इमेज डाले हुए हैं ना, बैकग्राउंड इमेज, आई थिंक डाले हुए हैं क्या? रुको, हमको जरा देखने दो, इसमें जो भी इमेज होगा ना, उसको ये भी करके देख लेते हैं। एक इमेजेस नाम का फोल्डर में इमेजेस डॉट जेपीईजी है। ओके, तो कैसे बताएं? इमेजेस नाम का फोल्डर में ना है, और ये मेरा फाइल कहाँ पे है? स्टाइल डॉट सी एस एस, सी एस एस फोल्डर के अंदर। तो हमको इस फोल्डर से पहले पेरेंट फोल्डर में जाना है, इसके अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, और इसमें इमेजेस डॉट जेपीईजी है। देखो, तो बैकग्राउंड यूआरएल दिए, देखो ये चीज आ गया, इसका एज ए बैकग्राउंड, सिंपल है। ओके, अगर यूआरएल लिखने में, ये तुमको लोकेशन देने में दिक्कत हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी उस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत करो तुम। अगर तुमको नहीं बन रहा है कहीं, तो सिंपल सा इतना किया करो, क्या कि तुम पूरा का पूरा पाथ दे दो, पूरा का पूरा पाथ दे दो, इसको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर दो। ओके, कॉपी पाथ कर दो और यहाँ पे पूरा पाथ डाल दो। देखो, कंट्रोल भी मारते हैं, ठीक है, और ये काम नहीं किया, इसलिए काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बैकवर्ड स्लैश है, तुमको हर एक जगह फॉरवर्ड स्लैश देना होगा HTML में। विंडोज सबको बैकवर्ड स्लैश कर देता है। ओके, ऐसे इतना नहीं सोचना है हम लोगों को। फिर से नहीं काम किया, ठीक है, नहीं। और ये HTML के जगह, HTML के जगह जगह हम क्या करते हैं, तो स्टाइल डॉट सी एस एस का पाथ कॉपी कर लिए थे, सॉरी। तब ना हमको लग रहा था कि क्यों नहीं काम कर रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर से पूरा लिख के, आई थिंक सही है, यूजर्स प्लस, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं, हमको मेरा वो लोकेशन कहाँ, इमेजेस, इमेजेस के अंदर है ना, HTML फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, और इसी के अंदर इमेजेस डॉट जेपीईजी। आई थिंक अभी भी ये काम नहीं कर रहा, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है कहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं काम कर रहा है तो। सर कैपिटल स्मॉल से तो नहीं पड़ेगा, HTML फोल्डर कैपिटल में लिखा हुआ, नहीं, ये कैपिटल में है नहीं दरअसल, ये देखो, ये VS कोड जो है ना, बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्यों पर फोल्डर का नाम यहाँ पे तुमको कैपिटल ही शो करवा रहा है, पर ये कैपिटल में है नहीं। ओके, तो ये स्मॉल में ही है ना, तो ऐसे तो रुको, वो काम करेगा, ठीक है, काम करेगा। आई नो, जब तुम पाथ देते हो पूरा का पूरा कॉपी पाथ, तो काम तो करना चाहिए, क्योंकि हम ट्राई किए हुए हैं, ये काम तो करता है, पर पता नहीं अभी क्यों नहीं ठीक से कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कॉपी रिलेटिव पाथ करके देखते हैं, राइट क्लिक, कॉपी रिलेटिव पाथ, ये क्या करेगा, किससे रिलेटिव में करेगा देख लेते हैं। कहाँ था मेरा, स्टाइल में ना, सॉरी,
ठीक है, तुमको थोड़ा सा लोकेशन पे ध्यान देना होगा, ऐसे तो उस चीज को बता देंगे हम कैसे काम करता है। पेरेंट फोल्डर कौन होता है, ठीक है। इमेजेज बस बैकवर्ड स्लैश के जगह फॉरवर्ड स्लैश कर देना है। अब तो सही है सब कुछ। एक बाहर जाना है और ये करना है, ये तुमको हमेशा लगाना होगा। ओके, रिलेटिव पाथ में ये रिलेटिव में डिफॉल्ट कर दिया है, ये तुम्हारा रिलेटिव में ना इसके रिलेटिव में कर दिया है, जो मेन फोल्डर है HTML के रिलेटिव में। तुमको तुम्हारा इमेज मतलब CSS यहाँ पे अगर तुम बनाए हो इसके अंदर, तुमको बस देखो क्या करना होगा। अच्छा, इस चीज़ को समझा ही देते हैं, क्यों इसमें डाउट में रहोगे। देखो क्या होता है कि जैसे कि ये देखो थोड़ा सा लिनक्स का चीज़ है, पर इस चीज़ को समझो। जैसे देखो मेरे पास एक फोल्डर है, जैसे वहाँ पे क्या बना हुआ था, HTML मेरा पेरेंट फोल्डर था। ओके, HTML के अंदर क्या था, HTML के अंदर मेरे पास क्या क्या था, एक CSS नाम का फोल्डर था, CSS इमेजेस नाम का फोल्डर था, इमेजेस, और एक और फॉर्म इनफ है। ओके, अब इस CSS के अंदर एक और मेरे पास फाइल था स्टाइल डॉट सॉरी CSS, इसके अंदर है इमेजेज डॉट JPEG, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर एक फॉर्म डॉट HTML नाम का फाइल है, और एक यहाँ पे जस्ट सामने में जहाँ पे ये फोल्डर रखा हुआ है, इसी के एडजेसेंट में एक index.html भी है। हमको बस क्या करना है ना, कोई भी चीज का अगर तुमको लोकेशन देना है तो तुम ये समझो कि तुम जिस चीज में जिस फाइल में उसका लोकेशन डाल रहे हो ना, वहां से उस एंटिटी तक पहुंचने का तुम रास्ता उसको बता दो, तुम ऐसा समझो। तो देखो तुम्हारे पास दो चीज है। पीरियड जब भी तुम लिखते हो इसको कहते हैं करंट फोल्डर। करंट फोल्डर, जब तुम करंट फोल्डर हो मतलब जिस फोल्डर में उस फोल्डर को डिनोट करने के लिए पीरियड होता है, ठीक है। और डबल पीरियड यानी कि डबल डॉट, ये है तुम्हारा पेरेंट फोल्डर। पेरेंट फोल्डर, ओके, ये तुम्हारा पेरेंट फोल्डर है। तो अभी तुम्हारा स्टाइल कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, तुमको जाना किस में है, इसका लोकेशन लिखना है। तुमको यहां से पहले इससे बाहर निकलना होगा, CSS फोल्डर से तुम बाहर निकलो। ओके, तो पेरेंट फोल्डर का सिंबल डालो, बाहर निकल गए। फिर अब तुमको इमेजेस में जाना होगा। ओके, तो बाहर जैसे ही निकले CSS से, इससे बाहर निकले तो हम इसमें आ गए अब HTML में। तो HTML को जब ओपन करेंगे तो इमेजेस फोल्डर में जाएंगे, इमेजेस में गए, HTML से इमेजेस में गए, और इमेजेस को जब ओपन करेंगे इमेजेस से इमेजेस डॉट JPEG, इसको, ये तुम्हारा पाथ हुआ इस स्टाइल से यहां तक पहुंचने का। अब मान लो फॉर्म वाले में तुमको इस स्टाइल को इंपोर्ट करना था। लिंक में तुमको href डालना है। href में हम लोग लिंक डालते हैं ना CSS का, तो तुमको फॉर्म में इसका कैसे लोकेशन देना है। तो पहले देखो, तुम फॉर्म से इस फोल्डर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारा फाइल यहाँ पे है जिसमें तुम लोकेशन डाल रहे हो। तो तुमको यहाँ से बाहर निकल के पहले HTML फोल्डर में जाना है। हर बार तुम क्या सोचो कि हमको HTML फोल्डर में जाना, तो तुम पहले फॉर्म तुम्हारा किसी फोल्डर के अंदर है, तुम बाहर निकल जाओ उस फोल्डर से। अब बाहर निकल गए, तुम HTML फोल्डर में आ चुके हो, क्योंकि HTML के अंदर फॉर्म था। तो जैसे ही ये डाले हम पेरेंट फोल्डर एग्जिट कर गए, ठीक है। अब इसको जब ओपन करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, CSS दिखेगा, इमेजेस फोल्डर, ये सब दिखेगा। तो हमको CSS वाले में जाना है, क्योंकि CSS को इंपोर्ट करना है, तो हमको CSS से काम है। इसको ओपन करोगे तो तुमको ये ऑप्शन दिखेगा, तो ये लिख दो। सिंपल है, एक दो बार ट्राई करोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये, ठीक है। और तुमको हिंट करेगा, ये तुम्हारा है ना, क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो कोड एडिटर है वो तुमको हिंट करते रहेगा। ओके, जैसे कि फिर से दिखाते हैं, तुम क्या करो, तुम URL डालना है, किस चीज का, इमेज का URL डालना है, और तुम हो style.css में।
सबसे पहले पेरेंट में चले जाओ और ओपन कर लो। तो आप देखो इसमें जितना भी तुम्हारे पास फोल्डर आ गया सब तुमको दिखा देगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पे मेरा इमेजेज है, इमेजेज में चले गए और इमेजेस को जैसे ओपन किए स्लैश डाल के यहाँ पे ये आ गया। ये सब तुमको हिंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। W सेव हो गया और तुम्हारा बैकग्राउंड इमेज लोड ले लिया। यहाँ देखो बैकग्राउंड इमेज तुम्हारा रिपीट हो रहा होगा। ओके, बैकग्राउंड इमेज तुम्हारा रिपीट हो रहा होगा, तो इसको इग्नोर करना, बाद में हम बताएंगे कि इसको रिपीट कैसे नहीं करते। ओके, ये तुम्हारा CSS लिखने का तरीका है। हम इस तरीके में क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये इधर डॉक क्यों नहीं हो रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, 3 तरीका हम लोग पढ़े हैं अलग से एक CSS फाइल करने का। ओके, और इसको कैसे, उसको यहाँ पे लिंक के जरिए, लिंक टैग के जरिए हम लोग उस CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने HTML में। ओके, फिर यहाँ पे तुम्हारा एक क्या था, स्टाइल टैग बना के, ये जो है इसके अंदर भी हम CSS लिखते हैं। ओके, सिमिलर CSS लिखते हैं जो हम लोग style.css में लिखते थे, बस यहाँ पे स्टाइल टैग बना के लिखते हैं। ये तुम यूज कर सकते हो जब तुम एक ही फाइल में सब कुछ करना चाहते हो। ओके, तुमको आवाज आ रहा है क्या मेरे बैकग्राउंड में जो अभी हो रहा है? साउंड आ रहा नहीं नहीं। है? ओके, साउंड नहीं आ रहा है। Okay, चलो ठीक है। यहाँ बाद बगल में ढोल बजने लगा, सॉरी। तो देखो एक स्टाइल टैग बना के यहाँ पे CSS लिख सकते हैं। ये तुम तब करो जब तुमको एक ही फाइल में सब कुछ लिखना है। बहुत छोटा सा फाइल होता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब वही बहुत बड़ा फाइल हो जाता है, मान लो 400-500 लाइन का मेरा HTML हो गया, तो ऑब्वियसली उसके लिए आइडियल है कि तुम अलग से style.css या किसी नाम से एक CSS फाइल क्रिएट कर लो और उसको अपने HTML में इंपोर्ट कर लो। ये दूसरा तरीका हो गया। और एक तरीका तुम्हारा इनलाइन, जो तुम यहीं पे जाके लिख सकते हो। और ये याद रखना है कि इनलाइन हर एक को ओवरराइट कर देता है। ओके, तो ये तुम्हारे पास 3 तरीका है और आज के लिए CSS में इतना ही। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में, चलो इस चीज़ को दिखा देते हैं कल के लिए तुम लोगों को, कि हम लोग इस पे जाएंगे। एक हम भी इस पे काम किए हुए हैं, ये एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ओके, इसमें जाएंगे और यहाँ जाके तुमको CSS का प्रैक्टिस करना है। ओके, ये जो है styles.css, क्योंकि देखो अब तुम ये छोटा मोटा फाइल बना के इस पे तो कमांड लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो जैसे यहाँ पे हम लोग किए, लेकिन इससे प्रैक्टिस नहीं होगा, हम लोग सीख नहीं पाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो तुमको बता रहे हैं यूजर स्टाइल, ये क्या करता है ना, वेबसाइट के लिए कस्टम स्किन बनाने के लिए देता है, मतलब कस्टम थीम। अपना वेबसाइट को तुम मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि देखो एक डेमो तुमको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे ये वेबसाइट तुमको ऐसा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वेबसाइट जब आया था या अभी भी है, तुम खोल के देखना 10ff.net, तुमको ऐसा दिखेगा ये वेबसाइट। जरा इसको दिखाते हैं हम तुमको ले जाके, तुमको ये वेबसाइट ऐसा दिखेगा। ओके, वही अगर तुम इस चीज़ पे CSS को अप्लाई करते हो, तुम CSS लिखते हो userstyles.org पे जाके, ठीक है, ये तुमको कैसे करना ये सब सिखाएंगे। और देखो इससे क्या होगा, एक एक्सटेंशन आता है जो तुमको क्या करेगा, वेबसाइट पे तुमको कस्टम थीम अप्लाई करने के लिए देगा। जैसे ही तुम अपना थीम इनेबल करोगे, देखो कितना अच्छा ना। तो यहाँ पे हम लोग जाके प्रैक्टिस करेंगे और पहला तुम लोगों को रहेगा, ये चूंकि बहुत छोटा वेबसाइट है तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। छोटा है लेकिन एटलीस्ट तुमको, हाँ इसमें भी एक दिन लग ही जाएगा इस चीज़ को करने में। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा है, तुम उसको कस्टमाइज कर सकते हो। देखो कैसा लुक हो गया है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास वेबसाइट दिखता है ना, तुम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। तुम चाहते हो कि यूट्यूब तुम्हारे जैसा दिखे, तुम अपने हिसाब से यूट्यूब को कस्टमाइज करना चाहते हो, या फेसबुक को, इस पे जाके देखो तुम्हारे पास बहुत सारा मिलेगा। ओके, इस पे जाके देखो तुम्हारे पास बहुत सारा मिलेगा। कोई भी वेबसाइट लिख लो, चाहे तुम यूट्यूब लिखो, देखो हर एक के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके देखो कैसा यूट्यूब को बना चुका है, देखो
तो यहाँ पे जाके हम लोग CSS का प्रैक्टिस करेंगे, और CSS प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं। तुम्हारे पास यहाँ पे हर एक वेबसाइट का, देखो वेबसाइट का जितना भी है ना HTML सब कुछ मिल जाता है हम लोगों को, और हम लोगों को बस मॉडिफाई क्या करना है, CSS। तो एक्स्ट्रा CSS लिखेंगे जाके और तुम्हारा वेबसाइट काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। हम तो यही करते हैं, जो वेबसाइट बेकार रहता है हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, जैसे फिर अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है उसको चलाने में। तो CSS का अच्छा खासा प्रैक्टिस करने वाला है, ठीक है। तो लगे रहो और देखो नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। ओके, अगर कोई है तो पूछो डाउट। देखो HTML के बाद CSS काफ़ी ज़रूरी है ना, CSS नहीं करते हो तो HTML का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो भी एक बना के देख लेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले CSS हो जाए और जावास्क्रिप्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट को टच करेंगे। हम लोगों का मेन प्रोजेक्ट वही होगा, पहले यूजर स्टाइल्स पे जाएंगे, एक दो स्टाइल्स बनाएंगे, ओके, और यही मेन प्रोजेक्ट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक दो क्लास के बाद कर लेंगे। CSS ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, इन 2 दिन और चलेगा मुश्किल से, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन है पोर्टफोलियो क्या होता है, तो देखो पोर्टफोलियो हम लोगों का जैसे रेज्यूमे हम लोग बनाते हैं ना, तो रेज्यूमे क्या है, एक पेज का एक सीट है जिसमें तुम्हारे बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। पोर्टफोलियो एक वेबसाइट है, डेवलपर्स का एक पर्सनल वेबसाइट, जिसमें डेवलपर क्या कर सकता है, अपने बारे में हर एक इंफॉर्मेशन डाल सकता है। वो क्या काम करता है, वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर इफ इन केस वो किसी क्लाइंट के लिए अपना डिटेल देना चाहता है तो वो सब कुछ डाल सकता है। आज तक वो कितना काम किया है वो सब अपने वेबसाइट पे डाल के रख सकता है। वो एक तरह से वेबसाइट है, पोर्टफोलियो, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, ये उसका पर्सनलाइज्ड वेबसाइट होता है, जहाँ पे तुम अपना डिटेल डाल सकते हो। तुम इसको जितना सुंदर बनाओ उतना अच्छा है, क्लाइंट को अच्छा लगेगा। मान लो तुम अपना एक काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, मान लो तुम जॉब नहीं कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करते हो, या किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो और तुम उसको दिखाना चाहते हो कि हम क्या काम करते हैं, तो बहुत लोग क्या करता है, अपना पोर्टफोलियो को अपना स्किल के हिसाब से कस्टमाइज करता है। मान लो वो एक UI डेवलपर है, उसका काम है वेबसाइट बनाना, वो अगर अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा से बना के रखता है तो क्लाइंट क्या होगा, इम्प्रेस होगा उस चीज़ को देख के। तो हर एक डोमेन का अपना अलग पोर्टफोलियो बनाने का तरीका होता है, वेब डेवलपर का अलग है, ओके, हर एक डोमेन का अलग रहता है। तुम अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को बनाओ, तो देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं, ओके, इसमें देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और परसों होगी क्लास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और कोई डाउट? बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।